हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा कृषि वानिकी। पिछले क्लास में हमने फसल के वर्गीकरण इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा किया था। अब सिलेबस को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सिलेबस में हमारा जो अगला पॉइंट है कृषि एवं वन विस्तार से संबंधित जो बातें हैं, तो उसमें कृषि वानिकी को लेकर है, सामाजिक वानिकी है एवं कृषि क्षेत्रों में वनों के विस्तार से संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम। कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो कृषि और दूसरा वानिकी। ऐसे इसको देखा जाता है, इसे कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई जमीन का हिस्सा जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें हम खेती कर रहे हैं, जिसमें हम फसल उगा रहे हैं, यदि उन जगह पर फसल उगाने के साथ साथ हम फॉरेस्ट्री से रिलेटेड वर्क भी साथ में करें, फॉरेस्ट्री अर्थात वन लगाने से संबंधित भी हम जब बात करें, तब वो क्षेत्र हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? सामान्य परिभाषा की बात करें तो जमीन की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, कोई भी एक निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में जमीन की उपयोगिता बढ़ाना है कि जो भी लैंड है तो लैंड यूज को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। तो लैंड यूज को इंक्रीज करने के लिए हम उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट्री भी हम क्या करते हैं, उगाते हैं। फॉरेस्ट्री अर्थात वन भी हम उगाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रैक्टिस होता है, इस प्रकार का जो कल्चर होता है, वही कल्चर हमारा कृषि वानिकी के रूप में जाना जाता है। आप प्रत्येक गांव में हर खेत को आप देख सकते हैं कि सभी खेत के मेड़ पर एक पेड़, दो पेड़ ऐसे मौजूद रहते हैं, या खेत के बीच में एक आध पेड़ मौजूद होते हैं। तो इन प्रकार की जो चीजें हम देखते हैं, तो गांव में खेती वाले हिस्से पर, जमीन पर जो लैंड, जो एरिया है, उस एरिया पर तो हम अपना फसल उगा ही रहे हैं। यदि उस पूरे खेत के बीच में 4 जगह पेड़ भी यदि हम लगा देते हैं तो वो कितना बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस पेड़ से मिलने वाले लाभ की मात्रा, उस पेड़ के द्वारा खपत किए गए जमीन का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में कहीं अधिक होता है। एक पेड़ जैसे कोई एक हमारे पास हमने ऐसा ले लिया कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, कोई एक लैंड है, कोई एक जमीन है। अब इस जमीन में पूरा हम खेती कर रहे हैं, तो इस पूरे जमीन पर खेती न करके हो सकता है इस छोटे छोटे जगह पर हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसे बीच बीच में हमने क्या कर लिया, पौधे उगा लिए। तो ये जो पौधे हैं, ये जो पेड़ हैं, इस पेड़ का जो क्षेत्रफल है, ये पेड़ कितना जमीन कैप्चर कर रहे हैं? केवल जितना उसका जड़ का क्षेत्रफल रहेगा, जितना उसका जड़ जितने एरिया से, जितने मोटाई से निकलता है, मुश्किल से उतना ही। ये बहुत ही कम क्षेत्रफल होता है इस पूरे बड़े खेत के तुलना में। और ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष कितने प्रकार से हमें बेनिफिट दे सकता है? तो उस बेनिफिट का जो मूल्य होता है इस क्षेत्र पर, ये जो छोटे छोटे से जो क्षेत्र दिख रहे हैं, इस छोटे छोटे क्षेत्र पर किए गए खेती के मूल्य से कहीं अधिक होता है। क्योंकि ये पेड़ हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड कर सकता है? ये पेड़ सबसे पहला जो चीज है हमें प्रोवाइड करता है वो है ऑक्सीजन, पर्यावरण संतुलन के लिए। दूसरा होता है कि उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बहुत प्रकार के प्रदूषण को वो अवशोषित करेगा। तीसरा जो बात होता है कि उससे हमें लकड़ी प्राप्त हो सकता है। चौथा है हमें छायादार जगह की प्राप्ति होगी। पांचवा जो होता है कि उस वृक्ष के पत्ते जब टूट कर गिरेंगे तो वो इसी मिट्टी में जाकर मिल जाएंगे और जीवाश्म बनकर इस मिट्टी की उर्वरता को वो बढ़ाएंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स ये जो पेड़ हैं ये हमको प्रोवाइड कर रहा है। किस जगह पर? उसी खेत में जिस खेत में हम खेती कर रहे हैं। तो ये जो खेती वाला जो हिस्सा है, जो फसल लेने का जो हिस्सा है, या जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड के मुश्किल से 0.1% एरिया पर हमने क्या कर दिया है, फॉरेस्ट्री भी उगा दिया है। तो 0.1% एग्रीकल्चरल लैंड खत्म होने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि उस जगह पर वन या फॉरेस्ट उगाने से या पेड़ उगाने से हमें फायदा प्राप्त हो सकता है। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट था। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जब हम परिभाषा की बात करते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री की परिभाषा क्या हो सकती है, तो इसकी परिभाषा अलग अलग स्थान पर, अलग अलग देशों में विभिन्न विभिन्न तरीके से दी गई थी। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है। यह एक ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली है, एक ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी जिसमें लाभदायक वृक्ष के साथ साथ विभिन्न ऋतुओं की फसल भी उगाई जाए। अर्थात इसको क्या बोला गया है कि ऐसी
लैंड यूज सिस्टम है, ये एक प्रकार का, अर्थात ये एक प्रकार का देखा जाए तो लैंड यूज सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लाभदायक वृक्ष के साथ ऋतुगत फसल भी उगाते हैं। ऋतुगत फसल मतलब रबी के समय में रबी की खेती लेंगे, खरीफ के समय में खरीफ की खेती करेंगे, हम जायद के समय में जायद की खेती करेंगे। मगर जो वृक्ष है वो वृक्ष तो सदैव क्या रहेगा, बना रहेगा, सदैव जो वृक्ष है वो वृक्ष सदैव बने हुए रहेंगे और वो हमेशा सालों साल तक खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार का जो पद्धति है, तो इसका परिभाषा को आप देखेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री भूमि उपयोग की, लैंड यूज की एक ऐसी प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी है, अर्थात एक ऐसा सिस्टम और टेक्नोलॉजी है जिसमें लाभदायक वृक्ष लगाने के साथ साथ उस जमीन पर हम ऋतुगत फसल भी क्या करते हैं, उगाते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब आता है एग्रो फॉरेस्ट्री के लाभ क्या होते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का लाभ की हम बात करते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। इसके लाभ जो है, पहला जो चीज है, पहला लाभ है कि अन्न के साथ साथ पशु के लिए हरा चारा, दाना, ईंधन, फल, उर्वरक आदि सभी आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। अर्थात इसमें क्या है, अन्न के साथ में इसका लाभ है, अन्न के साथ साथ चारा, दाना, फल आदि की प्राप्ति करना, पहला लाभ। दूसरा इसका लाभ होता है मृदा क्षरण को रोकना। दूसरा है मृदा क्षरण रोकना। यह कैसे होता है कि जो भी वृक्ष होते हैं उन वृक्ष की जड़ जमीन के अंदर तक फैली रहती है और मिट्टी को अपने आप से बांध कर रखते हैं। तो मिट्टी जब पेड़ के जड़ से बंधा हुआ रहेगा, बंधे हुए स्थिति में, तो चाहे कितने भी बाढ़ की स्थिति रहे या वायु की गति के कारण हो, मृदा क्षरण जो है, खासकर मिट्टी का जो ऊपरी सतह है उसका जो क्षरण है वो नहीं के बराबर होता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है मृदा क्षरण को रोकना। तीसरा इसका महत्वपूर्ण चीज होता है फार्म मजदूर के लिए वर्ष भर रोजगार मिलता रहता है। तीसरा जो चीज है, वर्ष भर रोजगार, अर्थात हो सकता है ऐसे समय जब खेती ना हो रही हो तो भी उस खेत पर मौजूद पेड़ से प्राप्त होने वाले फल एवं अन्य जो कच्चे उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री करके जो भी मजदूर है, जो भी किसान है उस जगह का, वो कई प्रकार से बेनिफिट्स उठा सकता है। तो वर्ष भर रोजगार की प्राप्ति होती है, ये इसका एक लाभ है। एक लाभ है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। चौथा जो है वो है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। तो पर्यावरण संतुलन कैसे बनाए रखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जो भी पौधे हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जितने भी जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये पौधा। साथ ही साथ ये जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ हैं, जो वानिकी के रूप में हम यहाँ पर प्रयुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो इन पेड़ों से बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और साथ ही साथ जो नीचे लगाए गए फसल रहते हैं, कुछ फसल को छायेदार जगह की आवश्यकता होती है, कुछ फसल में धूप वाले चीजों की आवश्यकता होती है, तो उसके आधार पर हम वानिकी के स्वरूप को चयन करके लगाते हैं और अनुकूल पर्यावरण हम बनाने का प्रयास करते हैं अपने खेती के लिए। साथ ही साथ वायुमंडल में जितना ज्यादा ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में मिलेगी एवं वाष्पोत्सर्जन की मात्रा जितनी अच्छे तरीके से होगी, तो बरसात भी सही समय में सही मात्रा में होगा। तो ये पर्यावरण संतुलन का भी जो कॉन्सेप्ट है ये इससे बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होता है। फिर है पेड़ों से गिरी पत्तियां भूमि में जीवाश्म बढ़ाकर खाद का कार्य करते हैं। पांचवा जो है पतझड़ के वक्त, पतझड़ मौसम में
जैसे पतझड़ का मौसम है तो पतझड़ मौसम में जितने भी पत्ते हैं वो सब टूट के क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। पत्तियों द्वारा पत्तियों का जीवाश्म में परिवर्तन, अर्थात जीवाश्म में परिवर्तित होने के पश्चात वो एक बहुत ही अच्छे प्रकार का बायो फर्टिलाइजर बन जाता है और खेतों की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मृदा का तापमान नियंत्रित करते हैं, और मृदा का तापमान जब नियंत्रित होता है तो मृदा में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो कि मृदा में खाद बनाने का कार्य करते हैं, उनका संवर्धन होता है। तो छठवां जो इसका जो लाभ होता है, मृदा का तापमान नियंत्रित करना। मृदा का तापमान जब नियंत्रित होता है तो उस स्थिति में उसके जब सॉइल का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा, तापमान अच्छा रहेगा, तो उसमें जितने भी किसान मित्र होते हैं, किसान मित्र किसे कहा जाता है, जैसे केचुआ, ये किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अन्य भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया से रिलेटेड जो थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना ग्रोथ बहुत अच्छे से करते हैं। उनके ग्रोथ से जो उनके जो वेस्ट निकलते हैं, वो वेस्ट जमीन में बहुत अच्छे प्रकार के फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है और उसकी उर्वरता बढ़ती है। एवं लास्ट जो है वो है अतिरिक्त आमदनी से आर्थिक स्थिति का सुधार। अतिरिक्त आमदनी से आर्थिक स्थिति में सुधार होना। तो ये इसके लाभ हैं किनके, कृषि वानिकी के, कि कृषि के साथ साथ जब हम वानिकी करते हैं उस जगह पर, तो कृषि के साथ साथ वानिकी करने का हमें इतने प्रकार का क्या होता है, लाभ होता है। अब जो कृषि वानिकी है, कृषि वानिकी हमने लाभ के बारे में तो देख लिया। अब कृषि वानिकी का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित होता है, तो कृषि वानिकी का मूल कॉन्सेप्ट 6F पर आधारित होता है। 6F में फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल। पहला है फूड, दूसरा है फीड, फाइबर, फ्यूल, और इसके बाद है फर्नीचर एंड टिम्बर। लास्ट वन है फंड। इस प्रकार से ये 6F फैक्टर पर ये क्या है, आधारित रहता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री में कृषि के साथ साथ हम वन उगा रहे हैं, तो कृषि से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, अर्थात मनुष्यों के लिए खाना, मनुष्यों के लिए अनाज की प्राप्ति हो रही। फीड अर्थात पशुओं के लिए क्या मिल रहा है, खाना। पशुओं के लिए अब ये क्या होगा, खाना, अर्थात क्योंकि हम घास की खेती जो है वो एग्रीकल्चर के रूप में नहीं करते हैं, घास को हम कृषि के साथ ही एक साइड एक्टिविटी के रूप में लेते हैं, जिसमें कि घास के साथ कृषि के साथ साथ हम घास की भी खेती कर लें और वो घास किसके रूप में काम आ जाए, पशु के रूप में काम आ जाए। घास की खेती नहीं करेंगे, सामान्य वन भी यदि हम लगाते हैं, सामान्य पेड़ पौधे भी लगाते हैं, तो उन पेड़ पौधे के जो बीज होते हैं, पेड़ पौधे का जो फल होता है, जो उसके हरे पत्ती होते हैं, वो सब भी किसके खाने के काम आते हैं, पशुओं के खाने के काम आते हैं। फाइबर क्या होता है कि यदि हमने रेशेदार वन लगाए, हमने वन की ऐसी प्रजाति लगाई जिससे हमें रेशा प्राप्त हो सकता है, तो हम फाइबर लेने का भी काम करते हैं उससे। फ्यूल, कुछ ऐसे वन होते हैं जिनके बीज से हमें क्या होता है, ईंधन के रूप में हम प्राप्त करते हैं, पहला। दूसरा जो चीज होता है कि लकड़ी हम काटते हैं, सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो सूखी लकड़ी को जब ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि फ्यूल है, अर्थात जलाऊ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी जब प्राप्त करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, एनिमल वेस्ट जो होता है जिसे हम गोबर कहते हैं, तो गोबर को हम क्या करते हैं, गोबर से हम छेना बना लेते हैं जिसे हम कंडा कहते हैं, और उस कंडे का प्रयोग हम किस चीज के लिए करते हैं, आग जलाने के लिए करते हैं। वो कब किया जाता है, जब हमारे पास जलाऊ लकड़ी ना हो, जब जलाने के लिए लकड़ी ना रहे। तो इमेजिन कीजिए कि यदि हम
कृषि वानिकी के तहत इतनी लकड़ी पैदा कर रहे हैं, इतनी लकड़ी बना रहे हैं कि उन लकड़ी को हम खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जिस गोबर से हम कंडा बनाते हैं, उस गोबर से कंडा ना बनाकर हम उसका कंपोस्ट फर्टिलाइजर, कंपोस्ट खाद बनाकर हम उसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में भी हमारे राज्य सरकार ने चालू किया है इस योजना को। तो ये डुअल बेनिफिट वाली बात हो जाती है, दो प्रकार से फायदा देने की बात करता है कि यदि हम गोबर को ईंधन के रूप में उपयोग ना करके गोबर गैस के रूप में उपयोग करते हैं, ये एक मैटर है। गोबर गैस के रूप में उपयोग करना बहुत अच्छी बात है, मगर यदि हम उसको कंडे के रूप में प्रयोग करते हैं तो गोबर को हम वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। तो उससे बेहतर स्थिति है कि हम कृषि वानिकी के तहत या सामाजिक वानिकी के तहत इतने पेड़ लगाएं कि हमें उससे सूखी लकड़ी वर्ष भर मिलते रहे, और जिस गोबर का हम कंडे बनाकर प्रयोग करते हैं उसका कंडे न बनाकर हम यदि उसको वर्मी कंपोस्ट या किसी और भी प्रकार के कंपोस्ट खाद में बदल देते हैं, तो ये एक प्रकार के बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्रीन फर्टिलाइजर कह सकें या बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं, इसका निर्माण होगा और उससे हम खेती करेंगे तो हमारे लिए पैसे की बचत भी होगी, क्योंकि रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं, और यदि जैव उर्वरक हम मार्केट में खरीदने जाए तो वो रासायनिक उर्वरक से भी महंगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण संतुलन के साथ साथ आर्थिक स्थिति को बचाने का भी काम कर रहा है, और आर्थिक स्थिति जितना ज्यादा हमारे सुदृढ़ होगा, हमारे लिए आय के साधन उतने ही अच्छे बढ़ते जाएंगे। तो फ्यूल के पर्पस में भी काम होता है। फर्नीचर एंड टिम्बर, हमें अपने घर में जो भी बेड बनाना है, दरवाजे बनाने हैं, चेयर बनाना है, सोफा बनाना है, इन सब चीजों के लिए भी हमें टिम्बर अर्थात लकड़ी की प्राप्ति हो सकती है। किससे? कृषि वानिकी से। और एक चीज है फंड, यदि हमारे पास इतने सफिशिएंट मात्रा में लकड़ी हो गया या उससे जो फल हो गए, जिसे हम अपने उपयोग करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे मात्रा में यदि वो है, तो हम उसे मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं और उससे हमें फंड की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से कृषि वानिकी का जो उद्देश्य है, कृषि वानिकी का उद्देश्य जो है वो मूल रूप से देखा जाए तो ये 6F फैक्टर में डिपेंड करते हैं। और 6F में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास? फूड है, फीड है, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर एंड टिम्बर एंड फंड, ऐसे करके ये हमारे पास 6 प्रकार के उद्देश्य हैं। किस चीज को लेकर? एग्रो वानिकी को लेकर। हमने लाभ देख लिया, परिभाषा देख लिया, उसके उद्देश्य के ऊपर हमने चर्चा किया। अब जो महत्वपूर्ण बात आता है कि कृषि वानिकी के स्वरूप क्या क्या होते हैं। तो कृषि वानिकी के स्वरूप या कृषि वानिकी के अंग, इन्हें आप दोनों रूप में या दोनों नाम से आप जान सकते हैं। इसके अंग क्या क्या है और किस किस प्रकार से होते हैं, उनके उदाहरण क्या क्या है, हमें इन सब बातों को देखते हुए चलना है। नाम को भी ध्यान देना है, क्योंकि नाम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पास। कृषि वानिकी के ऐसे देखा जाए तो 20 प्रकार के स्वरूप होते हैं, मगर पढ़ने के दृष्टिकोण से हम मूल रूप से 5 प्रकार के ही स्वरूप की हम पढ़ाई करते हैं। तो कृषि वानिकी के अंग कह सकते हैं या कृषि वानिकी का स्वरूप कह सकते हैं हम। तो इसके अंग और स्वरूप क्या क्या हैं? कृषि वानिकी का पहला जो अंग होता है, पहला अंग है एग्री सिल्वीकल्चर। पहला जो पॉइंट है एग्री प्लस सिल्वी कल्चर। हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में इसे कहते हैं फसल प्लस ईंधन। फसल प्लस ईंधन, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है कृषि वनवर्धन कहते हैं। एक और दूसरा नाम इसका है कृषि वनवर्धन। ये इस तरीके से कृषि वनवर्धन में क्या होता है कि फसल के साथ साथ ईंधन के भी जब पेड़ लगाते हैं, एग्रो सिल्वीकल्चर में यही होता है कि फसल लेने के साथ में हम पेड़ लगाते हैं, और इस पेड़ का प्रयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं? ईंधन की लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? कृषि वनवर्धन या एग्री सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो एग्री सिल्वीकल्चर कृषि वानिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें हम खेत में फसल तो उगाते हैं और फसल के साथ साथ बीच बीच में हम रेंडमली क्या कर देते हैं? पेड़ भी उगा देते हैं। और ये जो भी पेड़ होते हैं, ये पेड़ ईंधन की लकड़ी के लिए उपयोग होता है। जैसे आलू के साथ पोपलर का पेड़ उगाना, इसका उदाहरण दिया है। आलू के साथ पोपलर का
वृक्ष उगाना। तो आलू के साथ पोपलर का जो वृक्ष उगाते हैं, ये क्या चीज का नाम है? एग्री सिल्वीकल्चर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दूसरा जो होता है, दूसरा तरीका है एग्रो हॉर्टिकल्चर। दूसरा है एग्रो हॉर्टिकल्चर। एग्रो हॉर्टिकल्चर जो है उसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? एग्रो हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है फसल प्लस फल का वृक्ष। फसल फल वर्धन। इसमें क्या किया जाता है? फसल के पेड़, फसल तो रहता है अर्थात कृषि के, और साथ ही साथ हम फलदार वृक्ष भी लगाते हैं जिसमें हमें फसल के साथ साथ फल की भी प्राप्ति होते रहे। तो इस प्रकार का जो है ये हमारा क्या कहलाता है? फसल वन वर्धन के रूप में जाना जाता है। तो फसल वन वर्धन का एग्जाम्पल कौन सा है? मसूर के साथ जैसे आंवला का वृक्ष लगाना, मसूर के साथ आंवला का वृक्ष लगाना। मसूर फसल है एग्रीकल्चर, आंवला जो है फल है। तो आंवला के अधिकांश जब खेती होती है तो आंवले को भी जब एग्रीकल्चर के रूप में लिया जा रहा है तो वास्तव में आंवला का वो पेड़ रहता है। तो पेड़ जो है, तो पेड़ तो वानिकी के स्वरूप में आ गया और मसूर जो है वो एग्रीकल्चरल पार्ट में आ गया। तो ये एग्रो हॉर्टिकल्चर, ये एक दूसरा रूप हुआ। तीसरा रूप होता है एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल। तीसरा जो रूप है वो होता है एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल, PASTURAL, एग्रो पॉस्चुरल, एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल। एग्रो सिल्वी जो पॉस्चुरल होता है उसे कृषि वृक्ष चारण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कृषि वृक्ष चारण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें फसल होता है प्लस पेड़ होते हैं प्लस चारागाह अर्थात चारा से संबंधित फसल होते हैं। तो ये तीन चीज जब मिलता है तब इसे क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसके उदाहरण क्या होंगे एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल का? अच्छा, पॉस्चुरल के साथ साथ इसमें हम पशु प्लस इसमें चारागाह जो है वो पशु के लिए भी साथ होता है। तो ये जो पॉस्चुरल जो सिस्टम होता है इसका मतलब होता है चारागाह वाले जगह के साथ साथ पशुपालन भी करना, ये पॉस्चुरल सिस्टम कहलाता है। ये तीसरा स्थिति था। चौथा जो कंडीशन है, चौथे कंडीशन पे है, चौथा नाम है एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर। एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर। सिल्वी का मतलब होता है वन, हॉर्टी का मतलब होता है फसल। तो एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर, तो एग्रो हॉर्टी सिल्वी में क्या आएगा हमारे पास में? कृषि उद्यान वृक्ष वर्धन। इसे किस नाम से जाना जाता है? कृषि उद्यान वृक्ष वर्धन। इसमें क्या किया जाता है? कृषि की जाती है प्लस वृक्ष भी लगाए जाते हैं और हॉर्टिकल्चर अर्थात उद्यान वाले अर्थात या फलदार जो वृक्ष हैं वो भी साथ ही साथ लगाए जाते हैं। तो इनमें इस प्रकार की चीजें हैं एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर में। अब एक है सिल्वी पॉस्चुरल। पांचवा जो मुख्य जो बिंदु है वो है हम लोगों का सिल्वी पॉस्चुरल। सिल्वी पॉस्चुरल शब्द का तात्पर्य होता है कि जंगल के साथ चारागाह, ठीक है, वन चारागाह पशु, इस प्रकार की चीजें। तो ये जो है ये सिल्वी पॉस्चुरल है। इन सभी चीजों पर हम देखते हैं वन की प्रधानता है किसके साथ में? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ में। तो इस प्रकार के पांच हमारे पास मूल रूप से क्या है? इसके अंग है उद्यान वानिकी के, और भी इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं और भी विभिन्न प्रकार के इसके अंग हैं। विभिन्न प्रकार के अंग मतलब क्या है? जैसे बाउंड्री प्लांटेशन होता है, ये जैसे पांच आप नोट कर लिए होंगे तो उसके साथ साथ यहां हम उसे लिखते हुए चलते हैं। छठवां जो रूप है वो है बाउंड्री प्लांटेशन।
बाउंड्री प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि बीच खेत में हम खेती कर रहे हैं और खेत के पूरे बाउंड्री में चारों ओर हमने क्या लगा दिया? पेड़ लगा दिए हैं। तो ये जो है ये बाउंड्री प्लांटेशन कहलाता है। बाउंड्री प्लांटेशन के बाद होता है ब्लॉक प्लांटेशन। तो ब्लॉक प्लांटेशन भी एक तरीका है हम लोगों का इसका, ब्लॉक प्लांटेशन। ब्लॉक प्लांटेशन में क्या होगा कि एक आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, इसको ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। ये जो हिस्सा है ये ट्री का हो गया, ये एग्रीकल्चर का है, फिर से ये ट्री का हो गया, एग्रीकल्चर का है, फिर से ये ट्री का हो गया। अर्थात एक एक ब्लॉक को हमने ट्री के लिए दे दिया, एक ब्लॉक को हमने एग्रीकल्चर के लिए दे दिया। तो इस प्रकार का जब प्लांटेशन करते हैं तब ये ब्लॉक प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। एक होता है एनर्जी प्लांटेशन। तो एनर्जी प्लांटेशन में क्या होता है? ट्री प्लस क्रॉप्स ड्यूरिंग इनिशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि पेड़ लगाते हैं मगर शुरुआती वर्ष में हम क्या करते हैं? वहां उस जगह पर खेती भी करते हैं। एक होता है एले क्रॉपिंग। तो एले क्रॉपिंग के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। पेरेनियल हेज प्लस क्रॉप मतलब क्या रहता है कि जंगल झाड़ी के बीच में या झाड़ी झाड़ी जो रहते हैं उनके बीच में क्या किया जाता है? क्रॉप लगाया जाता है। इसको एले क्रॉपिंग कहा जाता है। तो ऐसे करके इसके कई एग्जाम्पल, जैसे एक्वा फॉरेस्ट्री है। एक्वा फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है कि मछली पालन के लिए किसी खेत की खुदाई कर दी जाती है और मछली पालन के बाद उसके जो किनारे किनारे जो हिस्से रहते हैं मेड़ पर क्या लगा दिया जाता है? पौधे लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्लांटेशन होता है ये प्लांटेशन क्या कहलाता है हम लोगों का? एक्वा फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कृषि वानिकी क्षेत्र में उपलब्धि। अर्थात किस किस फसल के साथ में कौन कौन से वन लगाए गए हैं जिससे बेनिफिट हुआ। तो क्योंकि हमें इन फसल के नाम के साथ में चीज़ों को याद रखना आवश्यक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। ये अंग स्वरूप देख लिए। तो इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें उपलब्धि क्या क्या मिला है अभी वर्तमान में कृषि वानिकी पर। कृषि वानिकी में जो उपलब्धि है, उपलब्धि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इस पर, मगर फिर भी कुछ इस प्रकार से है। पहला, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कृषि वानिकी की उपलब्धियां में पहला कौन कौन से राज्य की बात है? राजस्थान, गुजरात और एमपी। राजस्थान, गुजरात और एमपी, इन जगहों पर क्या किया गया था? बाजरा, मूंग, ज्वार, मूंगफली, इन फसल के साथ वन के रूप में खेजरी सबसे उपयुक्त सिद्ध हुई है। बाजरा, ज्वार, मूंग आदि फसल के साथ में खेजरी एक वृक्ष है और खेजरी वृक्ष का जो नाम जो है ये नाम है हम लोगों का, खेजरी वृक्ष का नाम है प्रोसोपिस साइनेरिया। प्रोसोपिस साइनेरिया, ये नाम आपको ध्यान रखने हो सकते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए। तो प्रोसोपिस साइनेरिया जो है खेजरी वृक्ष को कहा जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः खेत के बीच बीच में लगाने के लिए किया जाता है। और ये मूल रूप से देखा गया कि जो ड्राईलैंड एरिया है, खासकर कहाँ के सूखे क्षेत्र है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, इनके सूखे क्षेत्रों में बाजरा, ज्वार, मूंग, मूंगफली, इन टाइप की जो खेती होती है, इनके साथ में हम क्या करते हैं? खेजरी का वृक्ष लगाते हैं, जिसे प्रोसोपिस साइनेरिया के नाम से जाना जाता है। जबकि अर्धशुष्क क्षेत्र जैसे यूपी में आगरा और राजस्थान का है, गुजरात में भी है कुछ अर्धशुष्क क्षेत्र, ये तो क्या है ड्राई एरिया के लिए था। मगर जब सेमी ड्राई एरिया की बात करेंगे इन्हीं स्थानों के लिए, तो सेमी ड्राई एरिया में अनार, बेल, आंवला आदि फल वाले वृक्ष का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यहीं बाजरा प्लस ज्वार प्लस मूंग, सॉरी, ये जो कुछ भी खेती चाहे बाजरा लगाइए, ज्वार लगाइए, मूंग लगाइए, इनके साथ हम मूल रूप से देखा जाए तो
फलदार वृक्ष की खेती करते हैं, फलदार वृक्ष लगाकर। कहां पर? सेमी ड्राई एरिया पर, अर्थात अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। ये इंडिया की बात थी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर झांसी, यहां है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये कहां है? झांसी में। तो झांसी में क्या किया गया? ये लगाया गया सुबबूल, केजुअरिश, बेर, अनार, नींबू, अमरूद आदि के पेड़ ज्वार, मूंगफली, अरहर के साथ लगाया गया। अर्थात ज्वार, अरहर, मूंगफली आदि के साथ में कौन कौन से वृक्ष लगाए गए हैं? सू, बबूल, नीम, आंवला आदि के वृक्ष जो हैं इनके साथ लगाए गए और उसका रिजल्ट देखा गया। इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिले। इसी प्रकार हरियाणा के करनाल में तीसरा इसका उपलब्धि क्या देखा गया? हरियाणा करनाल में यह उपलब्धि मिला, बंजर जो भूमि थी उसमें प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के साथ में करनाल घास या ढेंचा से भूमि सुधार किया गया। इसमें क्या किया गया? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के साथ में घास ऑब्लिक ढेंचा लगाया गया। देखिए ये कहां है? करनाल के ये बंजर क्षेत्र है, बंजर क्षेत्र। तो बंजर क्षेत्र में फसल तो नहीं उगा रहे हैं, मगर ये वन लगाया गया, वन के साथ साथ उसके पूरे बीच में क्या लगा दिया? घास की खेती की गई, घास उगाया गया, जिससे कि वहां के पशुओं के लिए बहुत अच्छे मात्रा में चारा मिल सके। और करनाल वैसे भी फेमस है किस चीज के लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए। एनडीडीबी का मेन जो हेड सेंटर है, नेशनल जो डेयरी जो बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, वो करनाल में ही मौजूद है। तो वहां डेयरी है तो पशु को खाने के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी का चारा चाहिए। तो वो चारा का जो है फसल वहां के बंजर क्षेत्रों में लिया गया। तो बंजर क्षेत्रों में घास उगाने के लिए, साथ ही उस जगह पे सही इन्वायरमेंट देने के लिए क्या किया गया? वन लगाया गया। प्रोसोपिस, ये पीस है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का। इन सभी नामों को आपको याद रखना है। प्रोसोपिस साइनेरिया हो गया, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा हो गया, ये सब जो है ये किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? ये कृषि वानिकी के लिए लगाए जाने वाले पौधे हैं, ये उनका साइंटिफिक नेम है। इसी प्रकार चौथे नंबर पे जो इसकी उपलब्धि मिली वो मिली दक्षिण भारत में अकेसिया एवं प्रोसोपिस वृक्षों के साथ अंडी, ज्वार तथा बेर की कतार लगाए गए। कहां पर? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में किसके साथ? अकेसिया। अकेसिया किसे कहा जाता है? बबूल या प्रोसोपिस के साथ में क्या लगाया गया? अकेसिया प्रोसोपिस के साथ इसमें लगाया गया है अंडी, ज्वार तथा बेर। अंडी या ज्वार की फसल ली जा रही थी और देखा गया कि इससे बहुत अच्छी मात्रा में क्या है? उपज में वृद्धि हुई थी, उपज में बढ़ोतरी हुई थी। तो ये कुछ हमारे पास 4-5 प्रकार के क्या दिए गए हैं। एक और है काजरी का नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो आपने नाम सुना होगा काजरी, CAZRI, ये काजरी कहां पर है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में मौजूद है। सेंट्रल एराइड जोन मतलब मरुभूमि रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात वहां पर विकास करना, उसका अनुसंधान करना, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में। एराइड का मतलब होता है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुसंधान के लिए ये केंद्रीय समझ लो इंस्टीट्यूशन है। उन जगह पर भी कृषि वानिकी का बढ़ोतरी से 50 से
75% तक बढ़ोतरी हुई। तो इसमें क्या किया गया, इसमें यहाँ बालू वाले क्षेत्र बहुत हैं, बालू वाला जो भूमि है उसमें कटान बहुत जल्दी आते हैं, पानी बहने के कारण भी और वायु चलने के कारण भी। तो यह देखा जाता है कि किसी भी भूमि पर यदि आप पेड़ लगा दो तो उस पेड़ की ऊंचाई से 20 गुना ऊंचाई तक में भी वायु की गति में परिवर्तन आ जाता है। तो जिस खेत में या जिस बहुत बड़े एरिया पर यदि वृक्ष लगे हुए हैं तो उस वृक्ष के नीचे की जो जमीन है उस जमीन पर वायु के गति के कारण कोई कटाव या क्षरण होने की संभावना बहुत कम होती है। और जब ये जब संभावना बहुत कम होगी तो वहां पैदावार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखा गया इसमें कि बाजरा, मूंगफली, अरहर की उपज में यहां पर 75% तक लगभग 50 to 75% तक इसमें क्या देखा गया, इंक्रीमेंट देखा गया। उसका रीजन सिर्फ ये था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे तो खेती होती नहीं है, तो इसलिए पहले क्या किया गया, उस जगह में जमीन की खुदाई करके पहले पेड़ लगाया गया और पेड़ लगाने के बाद वो पेड़ का जो जड़ है जमीन की मिट्टी को अपने साथ बांध के रखते हैं। साथ ही साथ उस एरिया में जो तेज हवाएं जो चलती है उन तेज हवाओं के कारण मिट्टी का क्षरण बहुत अधिक हो जाता था। तो पेड़ लगने के पश्चात क्षरण में कमी आई और उस क्षरण में कमी आने के कारण यह देखा गया कि इस एरिया पर, जैसे जोधपुर जो इंस्टीट्यूट है उनका जो भी अपना एरिया होगा 100 हेक्टेयर, 150, 200 हेक्टेयर का जो एरिया होगा उसमें उन्होंने इस चीज़ को रिसर्च करके देखा और पाया कि बाजरा, ज्वार, मूंगफली जैसे फसल में पेड़ लगाने के बाद, अर्थात ऊपर पेड़ लगे हुए हैं और बाकी नीचे की जमीन में खेती हो रही है, तो ये देखा गया वहाँ 50 से 75% तक क्या मिल रही है, अपने को बढ़ोतरी मिल रही है। तो इस प्रकार से यह कृषि वानिकी के बारे में बातें थी। कृषि वानिकी में हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस फसल के साथ में लगभग किस प्रकार के पौधे उसमें लगाए जाते हैं, कृषि वानिकी के अंग कौन कौन से हैं, कृषि वानिकी का लाभ क्या है, कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को सिंपल सी बात है, आप बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग लेटर्स में आपको मिलेंगे, मगर मूल रूप से यदि देखा जाए तो उसका उद्देश्य जो है वो 6F फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये कृषि वानिकी का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम सामाजिक वानिकी के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।